दोस्तों नमस्कार। गजब की बिसात है। लग रहा है जैसे एक शह देगा और दूसरा मात खा जाएगा। लेकिन एक ऐसी बिसात बिछ जाए जिसमें शह कोई नहीं देगा और मात जिसकी होगी उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या वाकई ऐसे शहमात का खेल सियासी तौर पर खेला जा सकता है, वह भी 2024 के चुनाव को लेकर? बीजेपी के भीतर या कहें मोदी शाह की अपनी बिसात बहुत साफ बताती है कि बीजेपी 2014 और 2019 में जिस तेजी से जीतती चली गई वह तेजी 2024 में थम जाएगी। जिन प्यादों के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं या दिखाई देना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इतने प्यादे हमारे साथ आकर खड़े हैं, उनकी हैसियत इस सियासी मैदान में कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक एक करके जो प्यादे से लेकर वजीर तक जुड़ते चले गए हैं, इनकी स्ट्राइकिंग रेट चाहे बेहतर ना हो, लेकिन इनकी पहुंच और पकड़ जमीन तक है। तो आमने सामने की बिसात को अगर खेलना शुरू करेंगे तो फिर सत्ता की मात तय है, यानी मोदी की गद्दी जा सकती है। तो फिर इस बिसात का मतलब क्या है? और हमें लगता है आज इसी बिसात को समझने की जरूरत है जब सवाल शरद पवार का उठता है, जब सवाल इंडिया के भीतर किस किस के साथ कौन कौन सी डील की जा सकती है और उनके सामने किस मसौदे या किस सौदे को रखा जा सकता है जिसके जरिए शह भी दी जाए और मात भी ना हो। यह एक ऐसी परिस्थिति भारतीय राजनीति के भीतर पहली बार 2014 के बाद मोदी सत्ता के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई है, जहां पर उसकी बिसात भी है, उसका चौसर भी है, पासे भी उसे ही फेंकने हैं, लेकिन सामने वाले को यह एहसास कराना है कि तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी अगर तुम हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजर बड़ी पैनी बीजेपी की है या कहें मोदी शाह की है। एक खिलाड़ी तो खुले तौर पर नजर आ रहे हैं, नाम है शरद पवार। और शरद पवार को लेकर जितने सवाल इस वक्त इंडिया के भीतर हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल बीजेपी के भीतर हैं या कहें मोदी शाह की बिसात पर तमाम प्यादों के जरिए यह सवाल बार बार उठ रहे हैं। तो क्या वाकई शरद पवार को लेकर बीजेपी या कहें मोदी शाह इतने चौकन्ने हैं कि वो समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें हार मिल जाएगी अगर पवार साथ में आकर खड़े नहीं हुए? तो यह एक परिस्थिति है, यह एक खिलाड़ी है। दूसरी खिलाड़ी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की समूची सियासत का ताना बाना जिस जमीन पर बुना गया उसमें कांग्रेस और वामपंथी उसके विरोध में ही खड़े हैं। लेकिन इंडिया की चौकन्नी निगाहों तले जब निशाने पर मोदी लाए जा चुके हैं तो इस शह मात के खेल में कौन जीते कौन हारे, तो ममता बनर्जी को लेकर भी बड़े सवाल मोदी शाह की बिसात पर हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीतिक जमीन पर जो बीज डाले गए वो कांग्रेस के विरोध में ही डाले गए, जिसका जिक्र गाहे बगाहे मोदी शाह दोनों करते चले जाते हैं और बीजेपी के तमाम नेता करते चले जाते हैं। लेकिन सवाल है डील है क्या, डील होगी कैसे? और अगर डील नहीं होती है तो क्या मोदी सत्ता 2024 में खत्म मान ली जाए? और डील ऐसी हो चली है जिसमें एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बीजेपी जब जोड़ घटाव करके देखना चाहती है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो समझ जाती है कि अब कौन सी राजनीति किस सियासी तले चली जाए जिसके जरिए बीजेपी को जीत मिल जाए। कल ही बैठक दिल्ली में हुई। उस बैठक में जो दृश्य निकल कर आ रहा था या उस बैठक के भीतर की जो जानकारी निकल कर आ रही थी वह दो ही संकेत दे रही थी। पहला, लोगों की जमीन पर जाकर खड़े होकर इस बीजेपी की जीत दिलाने की सोच को जब तक पैदा नहीं कीजिएगा जीत नहीं मिलेगी। इसीलिए कई कैटेगरी में तमाम विधानसभा सीटों को बांटा गया, वो चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। दूसरी परिस्थिति यह थी कि अगर वाकई बीजेपी का परसेप्शन प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के सबसे चकाचौंध वाले नेता नरेंद्र मोदी के आश्रय ही बना है तो इस चेहरे के आश्रय कम से कम इस विधानसभा में खेल मत खेलिए, क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव है जहां पर एक ही चेहरा है,
एक ही व्यक्ति है, एक ही सोच है और एक ही पार्टी है। इस सोच को परोसने से पहले विधानसभा में अगर इस चेहरे के आसरे खेला गया और हार मिल गई तो फिर 2024 भी गंवा बैठेंगे। यानी ये दो मुद्दे बताते हैं कि मुश्किल हालात बीजेपी के भीतर कैसे समा चुकी है। कल की बैठक का एक दृश्य पहले हम आपको दिखलाते हैं। बैठक में तमाम दिग्गज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह। तय तो यही हुआ, जहां बीजेपी नहीं जीत पाई है वहां जीत चाहिए और इसीलिए आज ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जहां बीजेपी दो दो बार हार चुकी है और इस बार भूपेश बघेल के खिलाफ उनके ही भतीजे विजय बघेल को उतार दिया गया, जो सांसद हैं। यानी चुनौती साफ है। बैठक की खास बात तो यही है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में यह बैठक और तमाम कागज, दस्तावेज, जोड़ तोड़, सारी परिस्थिति का आकलन कोई दूसरा नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। यानी सरकार चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जीतना है, इस बैठक ने साफ तौर पर दिखला दिया। लेकिन अगला सवाल यह है कि अगर इसकी जरूरत अभी से पड़ गई है तो आने वाले वक्त में बीजेपी के सामने कैसी मुश्किल खड़ी हो सकती है, उसका अंदाजा इस बैठक में लगने लगा। तो क्या एक नई रणनीति और नई बिसात अब यह बिछाई जा रही है कि शरद पवार महाराष्ट्र संभाले, ममता बनर्जी बंगाल संभाले, केजरीवाल के साथ भी बीजेपी खड़ी हो जाए? क्या ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि तीनों की परिस्थिति अपनी अपनी राजनीतिक ताकत को गंवाकर इंडिया के साथ खड़े होने की है और यह एक ऐसी डील का सौदा है जिस सौदे का जिक्र बीजेपी क्या इन तीन नेताओं के साथ कर सकती है? दरअसल यह मोदी शाह की बिसात और वहां से निकलने वाली जानकारी बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि अब महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार अपने बूते जीत नहीं सकते हैं, बीजेपी भी अपने बूते जीत नहीं सकती है। तो क्यों नहीं महाराष्ट्र को शरद पवार संभाल लें और दिल्ली बीजेपी संभाल ले? अपने तौर पर इंडिया के साथ खड़े होने के बाद ममता बनर्जी के सामने भी मुश्किल इसलिए आएगी क्योंकि एक लंबी कतार है सीटों की जहां मुस्लिमों का प्रभाव है और मुस्लिम वोट बैंक के आसरे ममता चुनाव जीतती है। लेकिन जब वो इंडिया के साथ खड़ी होगी तो उसके बाद आने वाले वक्त की राजनीति में राज्य भी उनके हाथ से खिसकेगा, राजनीतिक जमीन भी उनकी सिकुड़ेगी। तो क्यों नहीं ममता बनर्जी के साथ ऐसी डील हो सकती है क्या कि आप बंगाल संभालिए, हमको दिल्ली संभालने दीजिए। और केजरीवाल की राजनीति ही तो पूरे तरीके से कांग्रेस विरोध से निकली है, वहीं वहीं उसके बीच पड़े हैं जहां जहां कांग्रेस की सत्ता थी। तो इंडिया के साथ जाकर आने वाले या भविष्य की राजनीति का बंटाधार क्यों करना चाहेगी आम आदमी पार्टी? तो क्या इस डील पर वो साथ खड़ी नहीं होगी? दरअसल यह एनडीए की नहीं बल्कि बीजेपी की भी नहीं बल्कि मोदी और शाह की अपनी एक ऐसी राजनीतिक बिसात है जिसमें पहली बार सीबीआई या आईटी यानी इनकम टैक्स और ईडी का जिक्र नहीं है। यह सत्ता हस्तांतरण और सत्ता लेने और देने की सोच है, जिसमें हाशिए पर कांग्रेस को रहना चाहिए, जिसमें इंडिया एकजुट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वोट के तौर तरीके बहुत साफ बतलाते हैं कि 2019 के चुनाव में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त जरूर था, लेकिन अगर समूचे इंडिया को मिला दीजिएगा तो जो राजनीतिक पकड़ जमीन पर इंडिया की अलग अलग राज्यों में है, उसके बाद तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या ऐसी सियासत साधी जा सकती है या नहीं साधी जा सकती है? इन दो सवालों के इर्द गिर्द जो बिसात बिछ रही है उसमें पहले बात कागज की और उसके बाद परसेप्शन की। कागज का मतलब बहुत साफ है, मजबूती के तौर पर इंडिया की मजबूती इसलिए है कि अगर आप केंद्र यानी लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द और अगर आप विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द की परिस्थिति को देखिए तो एनडीए के पास लगभग 25-26 करोड़ वोट हैं और दूसरी तरफ 23 करोड़ वोट हैं। 23 करोड़ वोट के बाद भी 144 सीट है क्योंकि पूरा इंडिया तब बिखरा हुआ था। लेकिन 3 करोड़ के वोट के अंतर में एक झटके में दुगने से ज्यादा सीट इस दौर में एनडीए के पास आ जाती है। तो क्या यह पहला थ्रेट है? दूसरा थ्रेट राज्यों के स्तर पर देखिए तो सीटों की तादाद एनडीए से ज्यादा इंडिया के पास है,
1793 सीट इंडिया के पास है विधानसभा के स्तर पर, एमएलएस जो उनके हैं, और 1704 सीट यानी लगभग 89-90 सीट कम है एनडीए की, और वोट भी लगभग 3 करोड़ वोट ज्यादा है इंडिया के पास राज्यों के चुनाव के इर्द गिर्द। मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी की अपनी हैसियत एनडीए के भीतर 91% के स्ट्राइक रेट पर है, लेकिन कांग्रेस की इंडिया के भीतर स्ट्राइक रेट सिर्फ 36% की है। लेकिन इंडिया जब कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता है तो एक झटके में दोनों एक दूसरे के आमने सामने शहमात देने की स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं, और इसी शहमात से बीजेपी घबरा रही है। क्योंकि जब आप कागजी आंकड़ों पर निकल कर आएंगे तो आपके जहन में कुछ सवाल होंगे कि बीजेपी के साथ कौन खड़े हैं। सबसे ज्यादा और मजबूत वोट बैंक के साथ शिवसेना खड़ी है, वो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, जिसकी महाराष्ट्र में पहचान बाला साहब ठाकरे के साथ वैसी हो ही नहीं सकती है जैसी उद्धव ठाकरे की है। 13 विधायक वहां से चलकर यहां आ गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर बटी हुई रामविलास पासवान की एलजेपी है, उसके 6 सांसद जो हैं वो यहां आ गए, और उससे पहले 13 सांसद शिवसेना के इधर आ गए। अपना दल के 2 सांसद हैं, और बाकी तमाम सांसद हर पार्टी के एक एक हैं। उसमें 2 सांसद अदर्स में लेते हैं, एक आंसू का ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए 4 सांसद हैं, एआईडीएमके का 1 सांसद है। लेकिन जैसे ही आप इंडिया के भीतर घुसते हैं वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा डीएमके 24 सांसदों के साथ है, ममता बनर्जी 22 सांसदों के साथ है, नीतीश कुमार 16 सांसदों के साथ है, लेफ्ट 6 सांसदों के साथ है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 5 सांसदों के साथ है, समाजवादी पार्टी 5 सांसदों के साथ है, एनसीपी 4 सांसदों के साथ है। इस तरीके से इंडिया के जो सहयोगी हैं राजनीतिक तौर पर बीजेपी की राजनीतिक जमीन को खत्म करने के लिए काफी हैं। क्योंकि जब आप इसके और कुछ और परतों को हिलाइएगा तो एक बात और समझिए कि राज्य स्तर पर बीजेपी को वोट मिलते हैं 19 करोड़, कांग्रेस को वोट मिलते हैं 11 करोड़ 70 लाख, लोकसभा के भीतर में लगभग 3 करोड़ वोट ज्यादा मिलते हैं बीजेपी को, जहां पर मोदी फैक्टर काम करता है, और 19 करोड़ से वोट से ज्यादा बढ़कर वो आ जाते हैं 22 करोड़ 90 लाख पर। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट स्थिर रहता है 11 करोड़ 70 लाख वोट राज्य में, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो 11 करोड़ 90 लाख वोट, यानी सिर्फ 20 लाख वोट यहां बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लगभग ये 3 करोड़ 90 लाख वोट मोदी के नाम पर बढ़ जाते हैं, और मोदी के नाम और मोदी को चेहरे को लेकर ही जब आरएसएस तक सवाल खड़ा कर रहे हैं और उसको एनडीए की जरूरत राजनीतिक दलों के सरों को गिनाने को लेकर हो गई तो जाहिर है वोट कम हो सकते हैं। लेकिन जब बिखरा हुआ इंडिया था तब की यह स्थिति है। अब एकजुट इंडिया है तो एक झटके में परसेंट नीचे आ जाता है और दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यह पहला हिस्सा है। इसके बाद की एक दूसरी परिस्थिति निकलती है जब इस बात का जिक्र है कि पवार, ममता और केजरीवाल ही निशाने पर क्यों है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को अब साथ ले नहीं सकती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई तो उनको साथ लिया नहीं जा सकता है। स्टालिन उनको साथ लिया नहीं जा सकता है, वहां एआईडीएमके का साथ है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ आ नहीं सकती है, महबूबा साथ आ नहीं सकती है। अगर इस पूरे हिस्से को परखना शुरू कीजिएगा तो सोचिए कितनी नाजुक स्थिति में इस वक्त बीजेपी खड़ी है, जो आंध्र प्रदेश तक में तय नहीं कर पा रही है कि जगन रेड्डी चाहिए या चंद्रबाबू नायडू चाहिए। दोनों कह रहे हैं हम आ जाएंगे साथ में, लेकिन एक का विरोध कीजिए, और इनको भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कैसे किसको साथ लें जिससे आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक जमीन को बचा सके। यहीं से असल खेल शुरू होता है, और इस खेल का मतलब जरा समझिए। सामाजिक समीकरण और स्थानीय मुद्दे यह रेंगेंगे, या इस दौर में बीजेपी जो सोच रही है कि शायद जनवरी में अयोध्या को लेकर, जब 21 से लेकर 24 जनवरी तक इस देश में सिर्फ अयोध्या अयोध्या होगा तो हिंदुत्व के नाम पर वोट मिल जाएंगे, या अभी ये सोच रही है कि अगले महीने सितंबर में G20 की बैठक होनी है तो उससे जो प्रधानमंत्री की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनेगी या बनाई जा सकती होगी उसका लाभ विधानसभा में मिल जाएगा क्या, ऐसा सोच रही है बीजेपी के भीतर की रणनीति। लेकिन जब इसकी और बारीकी को आइए, 250 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला होना है।
250 सीटों पर बाकी इंडिया के दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी का मुकाबला होना है अगर दोनों टिक जाते हैं तो। यानी 500 सीटों की स्थिति बहुत साफ है। और उसके भीतर कौन समाये हुए हैं? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, ये सभी लोग समाये हुए हैं। जब आप इनको राज्यों में तब्दील करते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जो गठबंधन के राज्य हैं और इनकी कुल सीटें 288 सीट है। इन 288 सीटों पर अगर इंडिया एकजुट हो जाती है तो कागज पर कम से कम एक झटके में 288 में से 170 सीट इंडिया के पास चली जाएगी। वो एक झटके में होगा, बहुत साफ तौर पर नजर आता है। और दूसरी तरफ जहां कांग्रेस को बीजेपी से टकराना है, वहां की लगभग 134 सीटें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और केरल, 134 सीटें हैं। इसके अलावे 3 राज्यों का और जिक्र यहां होना चाहिए। 3 छत्रप हैं जो दोनों के साथ नहीं है। एक तेलंगाना के छत्रप हैं, एक आंध्र प्रदेश के अभी जगन रेड्डी छत्रप हैं और तीसरे नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। यहां की लगभग 63 सीटें हैं। 63 सीटों में से सिर्फ बीजेपी 12 सीट जीत पाई, कांग्रेस तो सिर्फ 4 ही सीट जीत पाई। यानी एक ऐसी स्थिति है इस जगह पर जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को टकराना है और छत्रपों की मौजूदगी दोनों के साथ नहीं है। ऐसी 197 सीटें हैं। सवाल 2 ही निकल कर आएगा। अगर इंडिया चल गया तो एक तरफ 288 में से 170 सीट इंडिया के हिस्से में चली जाएगी और दूसरी तरफ 197 में से 197 में से तकरीबन 95 सीट कांग्रेस या एनडीए के हिस्से में चली जाएगी। बचा क्या? बचा बहुमत गायब होना बीजेपी की अपनी जमीन से। इसीलिए वो समझ चुकी है कि अगर आंकड़ों की दृष्टि से समझे, और इस बात का जिक्र होना चाहिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी को 27% वोट मिलते हैं, 27-28%, लेकिन एकनाथ शिंदे आ जाएं या अजीत पवार आ जाए, बढ़ती नहीं है। वो 35% पार कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन शरद पवार के आते ही वह एक झटके के भीतर में 45% पर आकर खड़े हो जाते हैं। यह है शरद पवार की ताकत। यह ताकत पहले शिवसेना की थी, उद्धव ठाकरे की थी, लेकिन वह तो बट गए। ये दोनों मिलकर तो 50% पार कर जाते थे, शिवसेना और बीजेपी मिलकर। लेकिन अब शिवसेना साथ आ नहीं सकती है तो शरद पवार को लाकर कम से कम 45% पे खड़े हो जाएंगे तो भी जीत मिल जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली के भीतर 7 सीटें, हालांकि 56% वोट बीजेपी को मिले, लेकिन 3 सीट ऐसी है जहां पर अगर बीजेपी के काउंटर में एक ही उम्मीदवार होता, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का मिलकर, तो मुश्किल में पड़ जाती बीजेपी। वह लगभग 1-2 हजार के वोट के इर्द गिर्द आकर सिमटने लगती अगर कागज पे देखते हैं तो। पंजाब में बहुत मजबूत है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अकालियों के साथ जब बीजेपी मिलती थी तो उसने 4 सीट निकाली थी, 2 अकाली ने, 2 बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी के वोट क्या है? 10% से भी कम वोट हैं, लेकिन अकालियों के वोट लगभग 28% हैं। कांग्रेस के वोट 40% है, ये एक अलग मसला है। अब सवाल यह है कि पंजाब, दिल्ली केजरीवाल के आसरे खास तौर से 6 सीटें सीधे सीधे कम होती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भीतर अगर शरद पवार नहीं आते हैं तो एक झटके में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता है। और तीसरी स्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण ममता बनर्जी को लेकर है, वहां के मुस्लिम समीकरणों को समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर जब आप मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना, पश्चिमी दिंजापुर, नादिया, कोलकाता, 20% कोलकाता में, और इसके बाद जो हमने जितने नाम लिए वो 25% से लेकर 65% तक के बीच में मुस्लिम है। लेकिन इस दौर में एक बड़ा शिफ्ट नजर आया है। यह शिफ्ट इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने तौर पर देखिए तो जो उपचुनाव हुए, जैसे सागर दीघी का इलाका है, यह मुर्शिदाबाद में पड़ता है। मार्च में बाई इलेक्शन हुआ था इस उपचुनाव में। यहां पर 64% मुस्लिमों के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी यहां पर चुनाव हार गई 22,000 वोट से। बालीगंज, यहां पर टीएमसी जीती जरूर, लेकिन मार्जिन 20% से भी कम हो गया, जो एक वक्त 50% के पार रहता था।
24 साउथ परगना के भांगड़ के इलाके के पंचायत के चुनाव को देखिए तो यह एक अजीबोगरीब स्थिति थी कि ममता का साथ छोड़कर मुस्लिम किसी दूसरे के साथ नहीं गया, बल्कि फुरफुरा शरीफ के जो जिसने पॉलिटिकल पार्टी आईएसएफ बनाई है उसके हिस्से में चला गया और उनका वर्चस्व एक झटके में आकर खड़ा हो गया। यानी टीएमसी अपने तौर पर पंचायत चुनाव में भांगड़ की जगह हो, हुगली की जगह हो, पूर्वी बर्धमान की जगह हो, मालदा की जगह हो, सब जगह चुनाव हार गई। मुस्लिम शिफ्ट हो गया। सवाल एक ही उठाया जा रहा है अब बीजेपी के भीतर, क्या ऐसी रणनीति ममता बनर्जी के जरिए डील की जा सकती है कि अगर यह मुस्लिम वोट बैंक बंटता है राजनीतिक ताकत के आश्रय, जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी हो और दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट हो, और बीजेपी के साथ तो वो आएगा नहीं, तो आने वाले वक्त में या 24 के बाद जो राजनीतिक लड़ाई ममता लड़ेगी उसमें कम से कम दिल्ली का तो साथ होगा। यहां तो आपका पूरा राजनीतिक कैरियर ही एक झटके में खिसक जाएगा अगर आप इंडिया के साथ खड़ी होती हैं तो। क्या बीजेपी इस डील के जरिए सहमति दे पाएगी, कर पाएगी? यह डील बड़ी निराली है। यह डील निराली इसलिए है क्योंकि यह तीनों छत्रप, केजरीवाल, ममता बनर्जी और शरद पवार, तीनों की राजनीतिक ताकत चरम पर है। चरम का मतलब यह होता है कि तीनों ने अपनी ताकत का एहसास एक के बाद एक, शरद पवार ने तो लंबे वक्त तक महाराष्ट्र में, लेकिन अपने बूते वो नहीं आ सकते हैं सत्ता में, यह शुरू से रहा है। इस वक्त भी यही मुश्किल है, लेकिन इस वक्त मुश्किल यह है कि कांग्रेस जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, शरद पवार के भीतर यह चीजें हिचकोले खा रही है। इसलिए उन मुलाकातों का सिलसिला जब आप देखते हैं कि कौन मिला, अजीत पवार वहां चले गए, इस बीच में जेल से निकल कर आए जो, उनकी मुलाकात क्यों हो गई, ये सारी चीजों पर गौर मत कीजिए। नई सियासी समीकरण के भीतर सत्ता देने और सत्ता लेने की डील जो होती है, यह पहली बार खुलकर इस सियासी दौर में अब उभरने वाली है, जिसका मसला बहुत साफ तौर पर साफ है कि बीजेपी अपने तौर पर 2 ही 3 बातों को जान पाई है। अगर 9 और 10 सितंबर को G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है, उसके बाद मोदी के चेहरे को और उनके कद को सियासी तौर पर इतना बड़ा किया जाए जिसका प्रभाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भीतर भी रहे और वहां पर कोई मायने ना रखे। वसुंधरा राजे को तो समितियों से अलग कर बीजेपी ने जतला दिया कि मोदी का ही चेहरा रहेगा। यहां पर शिवराज सिंह चौहान के सामने भी चुनौती, अपने बूते नहीं जीते तो कैरियर खत्म, खेल खत्म। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी बिसात जो बिछा रही है मोदी शाह के जरिए, उसमें वो चुनौती पहले तौर पर, और छत्तीसगढ़ में भी यही चाह रहे हैं। तो पहला दृष्टि साफ है, G20 के जरिए उस कद को लेकर विधानसभा चुनाव में जाना। दूसरी तरफ 21 से 24 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, पूरे देश भर में प्रसाद बांटे जाएंगे, रामायण घर घर दी जाएगी और तस्वीर रहेगी राम की, साथ में बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो चलेगा। इन सब के जरिए 2024 के चुनाव में जब कूदेंगे तो वोटों का समीकरण और ध्रुवीकरण दोनों हो चुका होगा बीजेपी के अनुकूल। यह बीजेपी मान रही है, लेकिन धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि समीकरण राजनीतिक तौर पर बहुत साफ बताते हैं कि इस देश के भीतर में जातीय परिस्थिति को तोड़ पाना अब भी संभव नहीं है। दूसरी बात, जो राजनीति इससे पहले राजनीतिक दल करते आए हैं, उनके भीतर सेंध लगा पाना भी बीजेपी के बूते के बाहर की चीज है। तो समीकरण ऐसे बनाइए जिसमें एनडीए में ही सेंध लग जाए। और इसीलिए आखिर के 3 बड़े सवाल 2024 के चुनाव के केंद्र में मोदी नहीं, बीजेपी नहीं, इंडिया आकर खड़ा हो गया है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपने बूते नहीं जीत सकती है, उसको एनडीए में तोड़फोड़ करनी होगी और अपने साथ लोगों को लेकर आना होगा। 3 खिलाड़ियों के ऊपर उस तोते की जान है जिसको चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता में आना है। और तीसरी परिस्थिति उस डील की है जो पहली बार राजनीतिक तौर पर बीजेपी करने की सोच रही है। क्या इस दिशा में सहमति हो सकती है? और यह होना या नहीं होना, उसकी उम्र भी इसी 2023 के भीतर ही तय होनी है, क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति और अयोध्या के बाद की स्थिति में बीजेपी राममय होकर इस देश में क्या कुछ करेगी और मोदी किस दृष्टि से सियासत साधेंगे, इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी डील इस देश के भीतर में तैयारी तो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।